Today our topic is cathode ray oscilloscope. ओके, सो ऑसिलोस्कोप आप लोगों ने शायद लैब में इस पे काम किया भी होगा। सही है। आप जनरली उसको ऑसिलोस्कोप कहते हैं, मगर इसका जो पूरा नाम है वो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है। सही। सो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप एक मल्टीपर्पज़ डिस्प्ले इंस्ट्रूमेंट है, और ये जो है ये रीडिंग की ऑब्जर्वेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है। आप इस पर बाकायदा ग्राफ वगैरह देख सकते हैं और मेजरमेंट कर सकते हैं किसी भी, यानी अगर आपको एम्पलीट्यूड चाहिए या फ्रीक्वेंसी चाहिए या फेज शिफ्ट चाहिए तो उसकी मेजरमेंट भी आप कर सकते हैं। एनालिसिस, उससे वेवफॉर्म की एनालिसिस भी कर सकते हैं बाय प्लॉटिंग द एम्पलीट्यूड अलोंग वाई एक्सिस एंड टाइम अलोंग एक्स एक्सिस। यानी एम्पलीट्यूड जो है वो वाई एक्सिस पे होगा और टाइम जो है होगा वो एक्स एक्सिस पे होगा। तो बाकायदा आपको एक ग्राफ मिलता है, वेवफॉर्म मिलता है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप के। ठीक है। इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, इसकी बैक पे क्या मैकेनिज्म होता है, वो भी आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। सही। सो शॉर्टली इसको CRO कहते हैं, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। CRO इज़ जनरली द एक्स वाई प्लॉटर। ये जो है एक प्लॉटर है जो कि आपको वेवफॉर्म प्लॉट करता है, करके देता है, यानी एक्स की वैल्यू वाई। फॉर एग्जांपल ये जो है यानी आपको इस तरह का ग्राफ देता है। ठीक है। सो ये जो है यानी क्या है कि एक्स और वैल्यू की ग्राफ आप लोगों को दे देता है। ठीक है, एक्स की वैल्यू को लेके, वाई की वैल्यू को लेके। ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली ए एक्स वाई प्लॉटर ऑन ए सिंगल स्क्रीन। एक ही स्क्रीन पे आपको ये एक्स और वाई दोनों की वैल्यू को प्लॉट करते हैं। जिस तरह ग्राफ पेपर पे आप लोग करते हैं, इसी तरह कैथोड रे ऑसिलोस्कोप भी इसी तरह ही करता है। ठीक है। इट कैन डिस्प्ले डिफरेंट सिग्नल्स अप्लाई टू डिफरेंट चैनल्स। इट कैन मेजर एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड को, ये किसी भी सिग्नल की एम्पलीट्यूड को आप देख सकते हैं, फ्रिक्वेंसीज देख सकते हैं, फेज शिफ्ट। आप इससे फेज शिफ्ट आप लोग जानते हैं, यानी किसी भी फॉर्म का आगे या पीछे होना। सो ये फेज शिफ्ट कहलाता है। ठीक है। मेनी फिजिकल क्वांटिटीज लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, इस तरह ये भी आप लोग इससे यानी मेजर कर सकते हैं। ठीक। अच्छा। सो मूविंग luminescent spot over the screen displays the signal। एक ल्यूमिनेसेंट, आप लोग जानते हैं ल्यूमिनस यानी लाइटनिंग जो चीज़ होती है, जो ब्राइट चीज़ होती है। ठीक है, इसको ल्यूमिनस कहते हैं। चमक, चमकने वाली चीज़ जो है। सो ल्यूमिनस स्पॉट, एक चमक जो है स्पॉट्स, वो आप लोगों को मिलता है स्क्रीन के बैक पे। असल में इस तरह होता है कि यानी अगर ये फॉर एग्जांपल स्क्रीन है, मैं साइड भी आप लोगों को बता रहा हूँ। सही। और ये उसकी पीछे जो है बैक का मैकेनिज्म है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जनरेटर होता है, वो इलेक्ट्रॉन को डिस्प्ले करता है। यहाँ पे मुख्तलिफ फील्ड्स होती हैं, ये इसके हिसाब से डिफ्लेक्ट होता है। डिफ्लेक्शन आप लोग जानते हैं, अपने रास्ते से हट जाने को डिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ये या इस तरह चला जाता है या इस तरह चला जाता है। ठीक है, इस हिसाब से वो यहाँ पे स्क्रीन के बैक पे एक स्पॉट इलेक्ट्रॉन हिट कर देता है। जब इलेक्ट्रॉन हिट करता है तो ये असल में आप लोगों को एक ग्राफ की शक्ल आप लोगों को नज़र आ जाती है। तो ये असल में वो सारे हिटिंग हैं। तो पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हिट हुआ, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हिट हुआ। तो अब आप कहेंगे कि जब यहाँ पे हिट हुआ तो अब इससे ऊपर किस तरह चला गया। यहाँ पे असल में जिस क्वांटिटी को मेजर किया जाता है, ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ पे डिफ्लेक्शन होती है। तो ये वाई एक्स प्लॉटर की भी होती है और एक्स प्लॉटर की भी होती है। सही। यानी कुछ हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन होती है और कुछ जो है वो वर्टिकल डिफ्लेक्शन होती है। सो इन दोनों की मदद से ये यानी इलेक्ट्रॉन कभी ऊपर स्ट्राइक कर देता है, कभी नीचे स्ट्राइक कर देता है। तो ये इन डिफ्लेक्टर्स पे डिपेंड करता है, और ये डिफ्लेक्टर्स तभी इलेक्ट्रॉन को डिफ्लेक्ट करती हैं कि जब यानी जिस क्वांटिटी को वो मेजर करते हैं वो उसको मैसेज सिग्नल दे देता है। सही। तो ये फिर आप लोगों को यानी इस तरह का एक डिस्प्ले दे देता है वेव फॉर्म का। और ये ल्यूमिनेसेंट स्पॉट्स होती हैं, यानी चमकदार, चमकने वाली। ठीक है। तो ये जो है यानी इसको कहते हैं ल्यूमिनेसेंस। ये फास्फोरस से बने हुए होते हैं,
ये खैर आगे जाके आप लोगों को ये आ भी जाएगा। सही। Okay, so a moving luminous spot over the screen displays the signal. ये सिग्नल को डिस्प्ले करते हैं। CRO आर यूज टू स्टडी द वेवफॉर्म। वेवफॉर्म को आप स्टडी कर सकते हैं। इसमें इस तरह भी होता है कि बाज़ ऑसिलोस्कोप जो हैं वो डुअल फंक्शन होती हैं, यानी एक आप फॉर एग्जांपल ये इनपुट है, सही है, और आउटपुट जो है उसी उसको भी आप कर सकते हैं, यानी ये आप कहेंगे ये फॉर एग्जांपल ये आउटपुट है, तो आप इसकी एनालिसिस कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं कि देखें जब हमने सिर्फ यानी इनपुट हमने ये दिया था, और जब हमने इसको RL सर्किट से पास किया, ठीक है, तो RL आपको पता है वो फेज शिफ्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो RL के बाद जो है इसका आउटपुट ये आया। तो ये एक आप स्टडी कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि इसकी थीटा कितनी होगी, सही, तो फेज शिफ्ट की। तो इस किस्म की स्टडीज़ आप लोग कैथोड रे और ऑसिलोस्कोप की मदद से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डिस्प्ले होता है तो वो आसानी से आप लोग को फ्रीक्वेंसी भी पता लग जाती है। इसमें इस तरह की फंक्शंस भी हैं, आप लोगों ने शायद इस पर काम किया होगा कि आप इसकी रीडिंग को रोक लेते हैं, किसी भी ख़ास पॉइंट पे आप इसको स्टॉप करके आप रीडिंग आसानी से नोट कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। जो इसका सेंट्रल पार्ट होता है उसे CRT कहते हैं, यानी ये जो पोर्शन है डिस्प्ले और इस पीछे जो मैकेनिज्म है, इसको CRT यानी कैथोड रे ट्यूब, ये एक ट्यूब है, सही। और इस ट्यूब के साथ जो है और भी यानी वो कंपोनेंट्स होती हैं, वो क्या है वो, यानी एम्पलीफायर्स हैं, इसके अलावा पावर सप्लाई है, ठीक है, सिग्नल जनरेटर है, इलेक्ट्रॉन तरह की और भी इसके साथ एसेसरी कंपोनेंट्स होते हैं, सही। तो हम इसको अभी पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो है जो ऑसिलोस्कोप है, ये इसका मेन डायग्राम है, सही। ये जो पोर्शन आप लोगों को ये सारा ये जो है, यानी और फिर इसके साथ जो है यानी ये एम्पलीफायर्स लगी हुई होती हैं, जनरेटर और ट्रिगर सर्किट, ठीक है। सो मैं जो अभी आपको डिफ्लेक्शंस की बात कर रहा था वो यहाँ पे है कि ये देखिए दो प्लेट्स हैं, तो ये वर्टिकल प्लेट्स हैं, और ये जो है वाई एक्सिस की वैल्यू को डिफाइन करती हैं, और ये जो है यानी ये आमने सामने ये हॉरिजॉन्टल वो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं, और ये एक्स की वैल्यू को डिफाइन करती है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो टकराता है इससे गुजरता है, ठीक है, तो इस हिसाब से वो यहाँ पे कभी आ जाता है, कभी यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अगर ये बिल्कुल डिफ्लेक्शन ना करे तो फिर ये यहाँ पे आ जाता है, और इसको यानी ये वही पॉइंट है जो कि यानी एक्स एक्सिस पे है, ठीक है, ये बिल्कुल जहाँ पे वो ज़ीरो होता है, तो ये वाला ये पॉइंट। अगर ग्राफ तो सिर्फ इस तरह नहीं होता कि बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक। ये अगर साइनोसाइडल है या रैंप फंक्शन, फॉर एग्जांपल ये एक रैंप फंक्शन है, इसको स्ट्रेट लाइन को रैंप फंक्शन। तो ये किस तरह आएगा, पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, फिर यानी पहले यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, फिर यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, ये डिविएट होकर यहाँ पे आ जाएगा, ये और डिविएशन करके यहाँ पे आ जाएगा, और डिविएशन करके यहाँ पे। तो ये डिविएशन जो है ये प्लेट्स करती हैं, और इनको जो है यानी देखिए पूरा इन्होंने सेटअप दिया हुआ होता है, और ये इनपुट सिग्नल है, ठीक है, ये वर्टिकल एम्पलीफायर है, यहाँ पे ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर है, सही। सो हाई पावर वोल्टेज CRT के लिए हाई वोल्टेज चाहिए, और जो वो हैं एम्पलीफायर से इनको लो वोल्टेज चाहिए, ठीक। तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे जो सिग्नल बनती हैं तो ये असल में डॉट्स होती हैं, ये डॉट्स मिलके एक आपको तो लाइन की शक्ल में नज़र आता है, मगर ये इतने क्लोज डॉट्स होती हैं कि आप लोगों को ये नहीं, ये अभी मैं ड्रा कर रहा हूँ तो ये बिल्कुल डॉट्स हैं, ठीक है। तो ये इतने क्लोज होती हैं कि आप लोगों को ये लगता है कि ये क्या है, ये एक लाइन शीट से तो ये यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिवीट होके यहाँ पे स्ट्राइक कर देता है, फिर यहाँ पे स्ट्राइक कर देता है, फिर यहाँ पे इस तरह यहाँ, तो एक एक करके वो हॉट स्पॉट्स प्रोड्यूस करके आप लोगों को एक लुमिनस डिस्प्ले आप लोगों को मिल जाता है, सही। इसके जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं इसको अभी वन बाय वन हम पढ़ते हैं।
इसके मेन कंपोनेंट्स ये हैं, CRT यानी कैथोड रे ट्यूब, सही, और वर्टिकल एम्पलीफायर्स, डिले लाइन। सही, डिले लाइन मैं अगर आपको बता दूं तो इसमें इस तरह होता है कि अगर एक्स और वाई वैल्यू एक ही वक्त पे होगा तो फिर जो है यानी ये हमें सही तौर पे वो समझ नहीं आएगी, तो इसलिए हम इसमें थोड़ी बहुत डिले यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये वो डिले लाइन है। अच्छा, हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर है तो फिर उसके साथ वर्टिकल एम्पलीफायर के साथ हॉरिजॉन्टल भी है। टाइम बेस जनरेटर है जो एक्स एक्सिस की वैल्यू को करता है। ठीक है, ट्रिगर सर्किट और पावर सप्लाई। अच्छा, तो इन्होंने स्टार्ट किया है पावर सप्लाई से। Power supply, it provides the voltage required by the cathode ray tube to generate and accelerate the electron beam। ठीक है, जो जनरेटर गन है, सही, वो तो यानी जो जनरेटर गन है ये इलेक्ट्रॉन को जनरेट करता है, इलेक्ट्रॉन गन भी इसको कहते हैं। सही, अब ये किस बेस पे इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करता है, इसके बैक पे होती है पावर सप्लाई। यही पावर सप्लाई जो है इस जनरेटर के साथ लगी है और इस जनरेटर से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं। अच्छा, सिर्फ प्रोड्यूस नहीं हो रहे, आप इसको भागने के लिए, इसको एक्सेलरेट करने के लिए भी एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो इसकी एक्सेलरेशन के लिए भी जो एनर्जी चाहिए वो भी ये पावर सप्लाई प्रोवाइड करती है। सही, सो इट जनरेट द इलेक्ट्रॉन एंड एक्सेलरेट, एक्सेलरेट यानी स्पीड पकड़ना। सही, तो स्पीड पकड़ने के लिए भी इनको जो है यानी वो चाहिए, पावर सप्लाई चाहिए। ठीक है, पावर सप्लाई यानी सबका पावर सप्लाई, अगर अंदर हीटर है या कंट्रोल ग्रिड्स हैं, ठीक है, या फोकस करना है आप लोगों ने, तो सबके लिए यानी जो सप्लाई प्रोवाइड करती है वो यही पावर सप्लाई होती है। ठीक है, बाज़ को लो वोल्टेज चाहिए, बाज़ को हाई वोल्टेज चाहिए, तो उस हिसाब से ये वोल्टेज को भी कम और ज़्यादा करता है। सही, अच्छा, वर्टिकल एम्पलीफायर्स, जिस तरह नाम से जाहिर है कि वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स, अभी जो इससे पहले मैं बताया, मैंने आपको बताया कि जो ग्राफ ऊपर नीचे होता है ये असल में डिफ्लेक्शन प्लेट्स की वजह से जो है यानी इलेक्ट्रॉन डिविएट करके अपने रास्ते को यानी इस तरह आ रहा होता है। ठीक है, और ये डिविएट करके इलेक्ट्रॉन इस तरह आ रहा है। ठीक है, तो ये डिविएट करके आप यहाँ पे स्पॉट डालते हैं, फिर यहाँ पे तो इस तरह ये ग्राफ जो है ये नहीं बनता है। फॉर एग्जांपल अगर ये ग्राफ है तो ये डिविएट करके पहले यहाँ पे स्पॉट, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स के साथ लगा हुआ होता है। और ये असल में जो सिग्नल होती है बहुत वीक होता है, तो उसको एम्पलीफाई करने के लिए वर्टिकल एम्पलीफायर लगाया जाता है। ठीक है, डीके लाइन। ठीक है, if both the horizontal and vertical signal arrive at the same time, corresponding deflection plates, then only we will get exact waveform. But vertical waveform arrives much early compared to the horizontal signal. For this reason, the vertical signal at the output of the vertical amplifier should be delayed with the help of delay line। ये कह रहे हैं कि अगर आपको यानी जो x की वैल्यू है y की वैल्यू, इस जो हम जिस तरह ग्राफ बनाते हैं, इस x की वैल्यू पे ये y की वैल्यू है, इस x की वैल्यू पे ये y की वैल्यू है, इस x की वैल्यू पे ये y की वैल्यू, तो तब आप लोगों को ग्राफ बनाना आसान हो जाता है जब आपको x और y दोनों की वैल्यू एक ही वक्त में मिलती है। सही, मगर यहाँ पे इस तरह है कि जो वर्टिकल की वैल्यूज हैं वो यानी जल्दी पहुंच जाती हैं हॉरिजॉन्टल के निस्बत। सही, द वर्टिकल सिग्नल अराइव्स मच अर्ली कंपेयर टू द हॉरिजॉन्टल सिग्नल, जो जिसकी वजह से वो रीडिंग में यानी वाई की वैल्यू तो आ जाती है मगर एक्स की वैल्यू नहीं होती। आप यहाँ पे देखिए वाई की वैल्यू आ गई है, अब पता नहीं अब ये वाई की वैल्यू किधर में वो करूँ, यहाँ पे ले जाऊँ या यहाँ पे ले जाऊँ, तो वाई की वैल्यू तो यहाँ तक आ गई है सर कि ये इसका एम्पलीट्यूड है। अब ये किधर कौन से एक्स की वैल्यू के लिए ये वाई की वैल्यू है, इस एक्स के लिए, इसके एक्स के लिए, इसके, तो ये असल में एक्स की डिले होने की वजह से फिर क्या होता है कि वो प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए हम ये करते हैं कि वर्टिकल सिग्नल जो जल्दी अराइव होता है उसको हम डिले दे देते हैं, और वो डिले जो है वो इस डिले लाइन से देते हैं। और कितनी डिले हम दे देते हैं, 200 नैनो सेकेंड, यानी इतना डिले से काम चल जाता है। तो ये साइंक्रोनाइज हो जाते हैं। साइंक्रोनाइज आप लोग जानते हैं कि
किसे कहते हैं कि यानी बिल्कुल एक ही वक्त पे दोनों वो हों, ठीक है, तो इसको सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। ठीक, अच्छा, सो trigger circuit, this is triggered by the portion of the vertical amplifier output. This circuit initiates the time based generator. It is the link between the vertical input and the horizontal baseline. अच्छा, हॉरिजॉन्टल इनपुट और वर्टिकल बेसलाइन के बीच जो है ये एक लिंक होता है, सही, और इसको यानी वर्टिकल एम्पलीफायर के थ्रू वो दिया जाता है। अगर आप सर्किट डायग्राम में देखें तो आप लोगों को वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये देखें यहाँ पे, अच्छा, ये डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, ये वाला, सही। सो यहाँ से सिग्नल लेता है और वो टाइम बेस्ड जनरेटर को दे देता है, ठीक है, और वो आगे जाके हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर को दे देता है। सो दिस इज एक्चुअली अ लिंक बिटवीन या ये डिले लाइन और टाइम बेस्ड जनरेटर, इनके बीच एक लिंक का काम देता है, सही। और ये ट्रिगरिंग करता है, यानी तब पल्स देता है जब पल्स की ज़रूरत होती है, ठीक, और आम हालत में ये फिर नहीं देता, जिससे ग्राफ के बनाने में आसानी हो जाती है, ठीक है। ट्रिगर सर्किट इज यूज्ड टू सिंक्रोनाइज हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन विद वर्टिकल रिफ्लेक्शन। हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन और वर्टिकल रिफ्लेक्शन को एक ही वक्त में करने के लिए सिंक्रोनाइजेशन आपको पता है, यानी ये दोनों की स्पीड एक जैसी हो जाए, ठीक है, तो इसके लिए ये ट्रिगर सर्किट भी वो किया जाता है, इस्तेमाल होता है। हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर जिस तरह नाम से जाहिर है कि क्या करता है कि जो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स होती हैं, इनको इनकी स्ट्रेंथ बहुत ही कमज़ोर होती है, तो इनकी स्ट्रेंथ को मजबूत बनाने के लिए, उस सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर, जिस तरह वर्टिकल एम्पलीफायर जो है वो वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स, तो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स जो हैं इनकी सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए ये बनाया जाता है, सही। अच्छा, ये साटूथ वेवफॉर्म आप लोग ने सिग्नल सिस्टम या इस तरह और सब्जेक्ट्स में पढ़ा होगा, ठीक है। साटूथ, सही। सा आपको पता है आरी को कहते हैं, आरा, ठीक है, आरा पश्तो में हम आरा कहते हैं, तो ये असल में आरी के दांत जैसा होता है, ठीक है, इस तरह ये आरी के दांत भी इस तरह होते हैं। तो यहाँ पे है रैंप फंक्शन, ठीक है, यानी चढ़ाई, ठीक है, रैंप इस तरह, और फिर यहाँ पे कांस्टेंट है, फिर यहाँ पे रैंप फंक्शन है, और फिर यहाँ पे यानी बिल्कुल नीचे है, ये रैंप नहीं है, ये बिल्कुल डाउन है, ठीक, इस तरह यहाँ पे इसको कहते हैं कौन सा सिग्नल, साटूथ, ठीक है। सो ये है हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर, सही। अच्छा, अब ये फिर वही डायग्राम आ गया है, सही, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन गन है, सही, जो कि इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। नॉर्मल हालत में इसकी लाइन ये होती है, और देखें अगर ये इस तरह का ग्राफ बनाएगा तो इसके लिए इन वर्टिकल प्लेट्स और हॉरिजॉन्टल प्लेट्स का ये सहारा लेगा, सही। और ये जो स्क्रीन है ये किस चीज़ से बनी हुई होती है, फास्फोरस से बनी होती है। फास्फोरस में ये कमाल है कि जब इलेक्ट्रॉन इसको हिट करता है तो ये एक लाइट से प्रोड्यूस करता है, लुमिनस, ठीक है। उस लुमिनस की वजह से हमें ये नज़र आता है, ठीक? और आपको, अगर आप लोगों ने इसकी रीडिंग को ऑब्जर्व किया हो तो येलो ग्रीन टाइप जो है इसकी लुमिनस होती है, तो ये असल में फास्फोरस मटेरियल का है। इसमें एक आइसोटोप है, यानी आपको पता है मुख्तलिफ मटेरियल के मुख्तलिफ आइसोटोप्स हो सकती हैं, तो जो जो आइसोटोप यहाँ पे इस्तेमाल होता है उसका जिक्र खैर अभी आगे आ रहा है, ठीक है। ये उस
अच्छा यहाँ पे मैं बता दूँ ये कौन सा आइसोटोप यूज़ हुआ है। अच्छा चलो वो अगर कहीं पे आ गया तो मैं आपको बता दूँगा, सही। तो यानी एक ख़ास आइसोटोप इसका यूज़ हुआ है इसमें, ठीक है। अच्छा अब इलेक्ट्रॉन गन क्या है? इन द इलेक्ट्रॉन गन ऑफ द सीआरटी electrons are emitted, electrons emit होती हैं, converted into the sharp beam and focused upon the fluorescent screen, ठीक है। जो fluorescent screen है इस पे फोकस होती हैं, एक शार्प बीम इख्तियार कर लीजिए, यानी एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता, एक फिर बीम रे को कहते हैं, यानी एक शुआ जिसे आप कहते हैं, किरण, ठीक है। सो ये इलेक्ट्रॉन जो है यानी इस तरह एक बीम इख्तियार कर लेते हैं और ये उस फ्लोरेसेंस स्क्रीन पे फोकस करके हॉटस्पॉट बनाता है, और ये हॉटस्पॉट्स आपस में मिलके एक ग्राफ बनाते हैं, सही। सो इलेक्ट्रॉन बीम कंसिस्ट ऑफ एन इनडायरेक्टली हीटेड कैथोड, कंट्रोल ग्रिड एंड एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रोड एंड फोकसिंग एनोड। सो इलेक्ट्रॉन बीम के लिए ये जो है यानी कंपोनेंट्स काम करती हैं और इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट भी करती हैं। इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ, सिर्फ इलेक्ट्रॉन गन सिर्फ इलेक्ट्रॉन को जनरेट नहीं बल्कि इसको एक्सेलरेट भी करना है, इसको फोकस भी करना है, तो इसके लिए जो है आप पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन्स आर कनेक्टेड टू द बेस पिन, द कैथोड emitting the electron is surrounded by a control grid with fine hole at its center, सही। ये मैं बता चुका हूँ यहाँ पे कि कंट्रोल ग्रिड आप लोग जानते हैं, ये एक तो ग्रिड स्टेशन आप कहते हैं, ठीक है, वो नहीं, यहाँ पे ऑटोकेड में शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, सही। ये इसको कहते हैं ग्रिड। अमूमन इमेजेस में भी अगर आप करते हैं तो वो आपसे ऑप्शन मांगता है कि आप ग्रिड चाहते हैं या ग्रिड नहीं चाहते, ठीक है। ये मैटलैब में भी ये है, तो ये है ग्रिड, ये जाल जो बन जाता है ये होती है ग्रिड। तो इसमें आप लोगों को यानी एक एक इस तरह का सेल नज़र, जिस तरह ग्राफ पेपर पे देखते हैं, ग्राफ पेपर में ग्रिड होता है, सही। सो वो जो है यानी क्या करता है कि आपको सही तौर से निशानदेही करता है, दिस इज़ 0.0, दिस इज़ 0.1 2 3 4, ठीक है। अगर 3, 4 है तो आप लोगों को पता लग जाता है कि 3 बॉक्स इधर चले जाए और 4 बॉक्स ऊपर चले जाए, तो ये आप लोगों को वो स्पॉट मिल जाता है, ठीक है। तो ग्रिड से आप लोगों को ये चीज़ आसान हो जाती है, सही। ओके, डिफ्लेक्शन सिस्टम, इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि डिफ्लेक्शन सिस्टम क्या है कि जो हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल एक्सिस की वैल्यू या वर्टिकल एक्सिस की वैल्यू के लिए हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टम होता है और वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम होता है, ठीक है। तो ग्राफ का ऊपर होना नीचे होना, तो ये सही जो है ये बिल्कुल ये सब डिफ्लेक्शन सिस्टम ही आप लोगों को डिफाइन करता है। अगर आप लोग यहाँ पे नीचे डायग्राम जिन्होंने दी हैं, अगर आप इन डायग्राम्स को देखें, आप ये देखें, रे जो है वो इस तरह आ रही थी, ठीक है, ये डॉटेड लाइंस, मगर ये इनकी वजह से ये वर्टिकल जो डिफ्लेक्शन है उसकी वजह से ये यहाँ पे चली गई, ठीक है, सही। इसी तरह एक्स की डिफ्लेक्शन होगी तो वो ये इस तरह यानी वर्टिकल की वजह से आगे पीछे होगी और नहीं ऊपर नीचे होगी, और हॉरिजॉन्टल की वजह से वो आगे यानी लेफ्ट राइट होगी, ठीक है, लेफ्ट राइट हॉरिजॉन्टल की वजह से, और अप डाउन होगा वर्टिकल की वजह से। जो किसी भी यानी सिग्नल का इस तरह आना या इस तरह आना, ठीक है। सो अब फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्राफ बनाऊं ये, ठीक, तो इसमें अगर स्टार्ट हमने यहाँ से लिया तो फिर हम इधर भी चले गए, राइट पे भी चले गए और ऊपर भी चले गए, ठीक। तो दोनों डिफ्लेक्शन सिस्टम इस्तेमाल हुई, ठीक है ना। यहाँ पे यानी हम राइट पे भी जा रहे हैं और अप भी जा रहे हैं, ठीक है? तो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन सिस्टम भी काम कर रहा है और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम भी काम कर रहा है। ये देखिए ये डेमो है वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम की, और जो वो है हॉरिजॉन्टल की वो भी आप लोग ग्राफिकली देख लें। देखिए ये इस तरह लेफ़्ट राइट के लिए
वो वाला ऊपर नीचे के लिए था और ये लेफ्ट राइट के लिए था। तो ये जो डिफाइन करती हैं ये हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट्स जो है वो इसके लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो क्या लिखा है इन्होंने लिखा है कि the electrostatic deflection of an electron beam is used in general purpose oscilloscope. The deflection system consists of a pair of horizontal and vertical deflecting plates. ठीक है, पेयर है, हॉरिजॉन्टल का भी पेयर है और वर्टिकल की, इन्हीं दो सही। अच्छा, let us consider two parallel vertical plates P1 and P2. The beam is focused at point 0 on the screen in the absence of the deflection plate voltage. प्लेट्स तो पहले से मौजूद हैं मगर उनको वोल्टेज नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से ये बिल्कुल सेंटर पे वो करेगा, हिट करेगा, यानी यहाँ पे जब डिफ्लेक्शन उसको प्लेट्स को, यानी यहाँ पे जो वोल्टेज है, ठीक है, वह भी नहीं मिल रही, तो वो रे जो है बिल्कुल यहाँ से ये यहाँ पे हिट करेगा, सही। और जब इसको यानी वोल्टेज मिल जाएगा तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से, ठीक है, यानी अगर ये पॉजिटिव है, देखिए पॉजिटिव के साथ टच है और ये वाला नेगेटिव के साथ टच है, तो इसमें नेगेटिव आयन, तो इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे और नेगेटिव से रिपेल होंगे, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना, तो इस तरह का, सही। अच्छा, तो ऊपर नीचे के लिए देखिए y1 y2 इस तरह ऊपर नीचे के लिए जो है ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम इस्तेमाल होगा, और हॉरिजॉन्टल के लिए फिर ये x1 x2 यानी x साइड पे होगा। यहाँ पे भी इस तरह है कि अगर इनको वोल्टेज नहीं मिल रहा तो तब ज़ीरो को हिट करेंगे, और इनको वोल्टेज मिल गया तो फिर ये या इस तरफ चले जाएंगे लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे चले जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरी एक बीम होगी। जिस तरह एक सिलाई की मशीन होती है, ठीक है, वो मुसलसल मोटर उसका जो वो है जो जिस जिस जिधर सिलाई होती है, ठीक है, तो वो जो विंग है, सही, वो ऊपर नीचे होता रहता है, जस्ट जो है वो टेलर क्या करता है कि यानी जिस तरह गुलकारी अगर की जाती है, ठीक है, फूल वगैरह बनाए जाते हैं, तो वो खुद अपने जो कपड़ा है उसको आगे पीछे और ऊपर नीचे इस तरह कर रहा होता है और वो फूल उससे बन रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही सिस्टम है, तो यहाँ पे मगर सिर्फ ये वो है कि यहाँ पे डिस्प्ले फिक्स है और बीम उससे वो होती है आगे पीछे इस तरह होती है, ठीक है। अब ये देखिए, ये अगर रैम्प फंक्शन ने बनना है, ये एक रैम्प फंक्शन बन गया, ठीक है। तो पहले यहाँ पे हिट होगा पॉइंट ए पे, सॉरी यहाँ पे जीरो पे, तो जब जीरो पे हिट होगा, ठीक है, तो वो यहाँ पे आपको को डिस्प्ले इस तरह दे देगा, फिर यहाँ पे, ठीक है, तो वो देखिए यहाँ पे इन्होंने वो डिस्प्ले किया है, फिर यहाँ पे तो वो ये वाला, ठीक है, यहाँ पे ये, तो इससे जो है ये साटूथ वेव फॉर्म बन गया है, ये इसको कहते हैं साटूथ वेव फॉर्म। अच्छा, इसके फिर मुख्तलिफ टाइप्स हैं। अच्छा, फ्लोरेसेंट स्क्रीन जो फास्फोरस से बना है उसकी, जिस पे डिस्प्ले दिया जाता है, ठीक है, तो वो बनना होता है फास्फोरस से, ठीक, और फास्फोरस एब्जॉर्ब द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स, इसमें ये कमाल होता है। द स्पॉट ऑफ लाइट इज प्रोड्यूस ऑन द स्क्रीन वेयर द इलेक्ट्रॉन बीम हिट्स, जब पीछे से इलेक्ट्रॉन जिधर हिट होता है वहाँ पे एक लाइट यानी रोशन चमकदार स्पॉट प्रोड्यूस हो जाता है। द बम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक द स्क्रीन, जो जो इलेक्ट्रॉन्स की जो बमबारी होती है, ठीक है, वो स्क्रीन को स्ट्राइक करता जाता है, रिलीजिंग सेकेंडरी इमिशन इलेक्ट्रॉन। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टेड or trapped by the aqueous solution of the graphite called aqueous dark, which is connected to the second anode। ये कह रहे हैं कि जब इससे पहले यानी हाई वोल्टेज में भी हमने पढ़ा था कि जो कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन किसी भी मटेरियल के साथ हिट करता है
तो अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी उस मटेरियल की आयनाइजेशन पोटेंशियल या उसके वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगी, तो तब वो उससे भी इलेक्ट्रॉन को वो कर देता है, यानी प्रोड्यूस कर देता है, जिसको हम सेकेंडरी एमिशन कहते हैं। प्राइमरी तो वो है जो इलेक्ट्रॉन खुद जा रहा होता है। अगर ये किसी मटेरियल के साथ हिट करके उससे भी इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दे, तो फिर वो जो न्यूली प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन होगा वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन से भी ये काम ख़राब कर सकती हैं, क्योंकि पहले से भी इलेक्ट्रॉन का बीम चल रहा है, अगर वो स्ट्राइकिंग की वजह से सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन भी प्रोड्यूस हो गए तो वो डिस्प्ले पे ये नहीं गड़बड़ कर सकती है, वो रीडिंग को ख़राब कर सकती है। इसलिए इन्होंने यहाँ पे एक ग्रेफाइट सोल्यूशन भी लगाया हुआ होता है, जो कि क्या करता है, उन सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से रीडिंग ख़राब नहीं हो पाती। सही, उस आइसोटोप की जो मैं बात कर रहा था, ठीक है, वो P31 P31 आइसोटोप है फास्फोरस का, जो कि ब्राइटेस्ट अवेलेबल फास्फोरस है। अब तक जितनी भी रिसर्च हुई है उसमें जो सबसे ब्राइटेस्ट, जो सबसे अच्छी लाइट और रोशन लाइट दे सकता था कोई मटीरियल, तो फास्फोरस है, और उसमें भी उसका आइसोटोप P31 है। और ये आप लोगों ने इसकी रीडिंग देखी होगी, उसका ग्राफ देखा होगा, येलो ग्रीन ग्रीनिश लाइट उसकी लुमिनेसेंस है। ठीक है, और ये जो है यानी 99.99% उसकी लुमिनेसेंस है, यानी बहुत ही अच्छी रीडिंग लाइट की ये देता है। सही, यानी डिस्प्ले में कोई इशू नहीं होता कि कोई ये कहे कि मुझे नज़र नहीं आ रहा, या जो है वो रीडिंग ख़राब है। ठीक? तो ये है। ठीक है, अच्छा, इसको एक टाइम उसको छोड़ दें, ये बस वही साइट्रूथ वेवफॉर्म को उन्होंने बनाया है। ठीक है, इसको रहने दें, ये फिर एनालिसिस से रिलेटेड है। अच्छा, टाइप्स जो हैं, टाइप्स ऑफ सीआरओ, एक है एनालॉग कैथोड रे ट्यूब, एक है डिजिटल कैथोड रे ट्यूब, स्टोरेज कैथोड रे ट्यूब, और डुअल बीम कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, तो अगर आप इसके नाम को देख लें तो आप इसके नाम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। एनालॉग सीआरओ जो है वो एनालॉग, जिसमें एनालॉग डेटा, ठीक है, वो आप डिस्प्ले में आपको मिलता है, यानी एम्पलीट्यूड भी एनालॉग फॉर्म में, और फेज एंगल भी, और फ्रिक्वेंसी भी एनालॉग फॉर्म में। सही, तो एनालॉग फॉर्म में आपको, जिस तरह आप लोगों ने एनालॉग घड़ी और डिजिटल घड़ियाँ देखी हैं, एनालॉग में पूरी जो है वो एक मोटर होता है, एक पूरा मैकेनिज्म होता है। डिजिटल में सिर्फ आपको हिंट्स से नज़र आते हैं। तो यहाँ पे भी यही है कि अगर आपको यानी फ्रिक्वेंसी देखनी है, तो आप यहाँ पे एक आपको बाकायदा ग्राफ दे देगा, और आप खुद से इसकी फ्रिक्वेंसी फाइंड करें। ठीक है ना, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इस तरह। और डिजिटल में ये होगा कि आपको यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी, अगर ये 1 सेकंड है पूरा। ठीक है, सो डिजिटल आपको क्या कर देगा, बस वो रीडिंग दे देगा 6 हर्ट्ज। तो इसमें पूरा एक इलेक्ट्रॉनिक काउंटर लगा हुआ होता है, जो कि आप लोगों को डिजिटल फॉर्म में इंफॉर्मेशन देता है, चाहे वो शिफ्ट एंगल की हो, या फ्रिक्वेंसी की हो, या एम्पलीट्यूड की हो, तो बस वो आपको डिस्प्ले कर देता है। ठीक है, स्टोरेज जिस तरह नाम से जाहिर है, ये आपको इसमें मेमोरी होती है, एक थोड़े बहुत के लिए, वक्त के लिए ये डिस्प्ले को रिटेन रखता है, बरकरार रखता है। और okay, the storage CRO is also useful for the display waveform of लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये डिस्प्ले को रिटेन का मतलब है मेंटेन रखना, बरकरार रखना। ठीक है, स्टोर रखना। अच्छा, सो डुअल बीम में ये है कि ये दो बीम को एक वक्त में आप लोगों को डिस्प्ले कर सकता है, यानी इस बाद में तो इस तरह होती है कि यानी एक बीम है, यानी अगर आप इनपुट बीम देखना चाहते हैं तो फिर उस वक्त आप आउटपुट बीम नहीं दे सकते, जबकि आपको कंपैरिजन करना है। आपको ये देखना है कि जिस तरह आप लोगों ने मैटलैब में भी देखा किया होगा कि आप कंपैरिजन करते हैं कि भाई मैं देखूं कि कितना फेस शिफ्ट आया है ना। अब ये देखिए 90 डिग्री का फेस शिफ्ट है। तो ये तो तब मुझे पता लगा कि जब मैंने इनपुट और आउटपुट दोनों एक ही वक्त में ड्रॉ किए।
सही। अब अगर मैं इसको अलग ग्राफ पे बनाऊँ और इसको अलग ग्राफ पे बनाऊँ, ठीक है, इसको अलग ग्राफ पे बनाऊँ, तो मुझे कोई अंदाज़ा नहीं लगता कि ये यानी कितनी स्पीड पे शिफ्ट है। ठीक? तो कंपैरिजन करने के लिए दोनों को एक ही वक्त में डिस्प्ले होना चाहिए। तो ये डुअल बीम सीआरओ जो है, इसका फंक्शन ये है कि ये एक ही वक्त में दोनों को यानी डिस्प्ले कर देता है। सही। तो ये इसका फ़ायदा है। इन स्लाइड में बाद में फार्मूले वगैरह हैं, मगर फार्मूले जो है वो आप लोगों के कोर्स का हिस्सा नहीं है, इसलिए मैं फार्मूलों की तरफ नहीं जा रहा। बस जो वो है, ये जो बेसिक्स उसकी कंपोनेंट्स थी और वो था, तो वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। पूरा देखिए, पूरे क्लास में मैं यही लगा हुआ होता हूँ, मैं यहाँ पे लेक्चर भी ले रहा होता हूँ और स्टूडेंट जो हैं वो आ रहे होते हैं, तो मैं एक एक को अलाउ करता हूँ। तो ठीक है कि मैं डिस्टर्ब भी हो रहा हूँ, मगर मैं फिर भी इनको अलाउ करता हूँ। यानी अभी एक स्टूडेंट जो है सलमान, अभी वो हुआ है, मगर मैं समझता हूँ कि इसकी कोई मजबूरी होगी, नेट का इशू आ गया होगा। ठीक है। तो ये जो है, ये नहीं इंसान के साथ वो हैं, वो अटैच्ड मजबूरियाँ होती हैं। ठीक है। तो जी सर जो अभी हमने बात की इस तरह ऑस्किलोस्कोप की, जो आपने हमें एग्जांपल बताया, तो सर ये आया हमारे साथ जिस तरह लैब में जो डिजिटल ऑस्किलोस्कोप होते हैं, तो हाँ ये हाँ, आया इसमें सेम यही मैकेनिज्म होता है सर? बिल्कुल यही मैकेनिज्म है। ठीक है। जो डिजिटल ऑसिलोस्कोप है, तो अभी जो मैंने टाइप्स बताया आप लोगों को, तो डिजिटल जी सीआरओ, जी, तो उसमें बिल्कुल वही मैकेनिज्म है। आप लोगों ने इस पे वही काम किया स्टोरेज है वगैरह पहले? उसमें भी है जी? जी सर, किया है सर। हाँ बिल्कुल, दोनों डिस्प्ले उसमें भी, इनपुट आउटपुट उसमें भी आते हैं सर, वही स्टोरेज यूएसबी के जरिए उसमें भी होती बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही उसकी और ऑसिलोस्कोप तो आप लोगों ने पढ़ा था, मगर उसके बैक में कौन सी मैकेनिज्म होती है, जो डिफ्लेक्शन सिस्टम होता है, तो ये चीज़ आज के कोर्स में मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है। और सर दूसरी है कि डिस्प्ले के हवाले से अगर हम बात करें, तो जिस तरह हमारे साथ जो पुरानी टीवी होती है, तो उसमें भी पीछे हमारे साथ एक जनरेटर लगा होता है बिल्कुल जो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है, तो बिल्कुल। वही भी यहाँ पर भी वही इसको मैकेनिज्म देखिए, आईएएस में इन्वॉल्व होता है। टाइम कम है, मैं आपको जल्दी जवाब दे देता हूँ। ये पहले जी वैक्यूम टेक्नोलॉजी होती थी, वैक्यूम ट्यूब की। सही। तो हर चीज़ में वैक्यूम ट्यूब यूज़ होता था। बड़े बड़े टीवी थे या इस तरह के। ठीक है। अभी इसके बाद डिस्प्ले जो है वो उसमें वैक्यूम ट्यूब नहीं है, इसलिए आप लोगों को एलईडी जो टीवी है या एलसीडी है, ये आप लोगों को बिल्कुल फ्लैट नज़र आ रहा है। आप कहते थे पहले वाला तो बड़ा बल्कि था, उसमें असल में ये इसी तरह जनरेटर लगा हुआ होता था और वैक्यूम ट्यूब होता था। ठीक है। तो जब से इलेक्ट्रॉनिक्स आई हैं, तो तब से ये वैक्यूम